बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, 15 दिसंबर को कश्मीर प्रेस क्लब श्रीनगर पे एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। वाक़या अनोखा और दिलचस्प है, लेकिन ये कोई नया वाक़या नहीं है। ये एक माइंडसेट की कहानी है जिसमें खेल तो बहुत पुराना है, लेकिन हर मोड़ पर, हर दौर में इस खेल के खिलाड़ी और उनके किरदार और उनके नाम बदलते रहे। 15 दिसंबर को जब श्रीनगर का प्रेस क्लब अपने मामूल के मुताबिक रौनक और चहल पहल का एक मरकज़ था, अचानक कुछ बंदूक बरदार मशीन गनों से और दीगर जदीद असलहा से लेस होकर कई गाड़ियों में प्रेस क्लब के अहाते के अंदर उतरे। वो प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने प्रेस क्लब के मैनेजर की कनपट्टी पर बंदूक रख कर कहा कि यहाँ का जो भी रिकॉर्ड है, मालो असबाब है, कंप्यूटर हैं, कैश है, वो हमारे हवाले कर दो। और उसने इसकी वजह पूछी तो कहा गया कि ये एक मुतवाज़ी बॉडी और सहाफ़ियों का एक मुतवाज़ी ग्रोह है जो अब प्रेस क्लब को बंदूक के ज़ोर पर, संगीनों के ज़ोर पर, जदीद असलहे के ज़ोर पर टेक ओवर कर चुका है। और इस ग्रोह की क़यादत सलीम पंडित नामी एक श्रीनगर के सहाफ़ी कर रहे हैं कि जिनकी रिपोर्ट्स बहुत अरसे तक हम पढ़ते रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। और कश्मीर के जो सहाफ़ती बरादरी है, जो एक जैनवन सहाफ़ती बरादरी है, वो उनके रुझानात को, उनकी सरगर्मियों को, उनके मलफूफ इशारों को, उनकी ख़बर के अंदर एंगलिंग को पूरी तरह समझते हैं। प्रेस क्लब पर यह हमला, इसकी एक कहानी है। अव्वल तो कश्मीर के एसाबी मरकज़ में, यानी एक तारीख़ी और एक सदियों पुराने शहर में जिसकी सहाफ़त एक नमूने और मिसाल की हैसियत रखती रही है बरसा बरस से, वहाँ सहाफ़ियों की कोई इज्तमाई तंजीम और कोई इदारा बनने ही नहीं दिया गया। दहाइयाँ इसी तरह गुज़र गईं कि कश्मीर के एसाबी मरकज़ श्रीनगर में, शहर ख़ास में कोई प्रेस क्लब नहीं था। ऐसा नहीं कि इस शहर में सहाफ़ी नहीं थे, इस शहर में सहाफ़त की आबरू कहलाए जाने वाले नाम थे। इस शहर में हक कोई और जुर्रत की चलती फिरती तस्वीर कहलाए जाने वाले सहाफ़ी थे कि जिनको खुदा ताला ने अपनी बात डंके की चोट पर कहने का भी हौसला बख्शा था और इशारों कनायों में भी बात करने का अल्लाह ताला ने उन्हें सलीका वदियत किया था। किस किस का नाम लिया जाए? दहाइयों में किसी कार्टूनिस्ट का नाम लिया जाए, या किसी एडिटोरियल लिखने वाले की बात की जाए, किसी कॉलम नवीस की बात की जाए, किसी फ़काहिया कॉलम निगार की बात की जाए कि किस किस अंदाज में जबर के हर माहौल में वहाँ लोगों ने अपनी बात या तो सलीके से की है या जुर्रत के साथ की है, लेकिन कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अक्सरियत ने, बहुत से टावरिंग पर्सनालिटीज़ हैं हमारे सामने, जिन लोगों से हमने 90 की दहाई के अवाइल में, जिन्हें हम पढ़ते थे, या 80s के आखिर में जब डाक के ज़रिए अखबारात आते थे, जब यहाँ आते थे तो हम पढ़ते थे। यानी मैं जो अपनी पहली किताब है उसमें आधे से ज़्यादा हवाले जो है वो कश्मीर के अखबारात के हैं, इसलिए कि वो जो रिपोर्ट्स उनकी होती थी वो हमारे लिए भी मिसाल राह होती थी। हमने भी बात करने का सलीका, हमने भी लिखने का अंदाज़ जो है वो उनसे सीखा। आप कश्मीर टाइम्स के
سری نگر ٹائمز کے بشیر احمد بشیر کے کارٹون آج بھی جو ایک بہترین نشتر کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک بہترین طنز نگار کے طور پر وہ آڑی ترچھی لکیروں سے اتنا بہترین اور خوبصورت طنز کیا کرتے تھے کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ اسی طرح لکھنے والے بہت سے نام ہیں، کس کس کا نام لیا جائے۔ تو اس کے باوجود ایسے شہر میں پریس کلب ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو طاقت تھی، جو طاقت اپنے نشے میں گم اور چور تھی، وہ اجتماعی دانش سے خوفزدہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کہیں یہ اجتماعی دانش ملنے نہ پائے، یہ کوئی قوت نہ بننے پائے۔ تو اب جب چند برس پہلے یعنی ایک مضحکہ خیز سی صورتحال تھی کہ سری نگر میں پریس کلب کا نہ ہونا، جہاں اتنے بڑے بڑے صحافی ہیں، اتنے بڑے بڑے اچھے صحافتی ادارے ہیں، انگریزی کے، اردو کے اخبارات ہیں، جرائد ہیں، اور جہاں کلچرل اکیڈمی ہے اتنی بڑی اور ایک اچھی لائبریری کی حامل، وہاں پریس کلب نہیں تھا۔ اب جب خدا خدا کر کے پریس کلب وہاں قائم ہوا تو اب اس کا یہ حال ہوا کہ چند برس کے بعد ہی اس پر تالے چڑھا دیے گئے۔ چند برس کے بعد ہی اس میں وہ آپ کا جو طاقت کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور طاقت کے نشے میں آپ ہر چیز کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ ہر طرف جو ہے وہ آپ کو ہرا ہرا نظر آنا چاہیے۔ آپ کی یہ طاقت کی سائیکی ہے، یہ طاقت کی نفسیات ہے، یہ طاقت کا عارضہ ہوتا ہے، یہ طاقت کا المیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دائیں بائیں سب اچھا دیکھنا چاہتی ہے، وہ سب اچھا سننا چاہتی ہے، وہ حقیقت دیکھنا نہیں چاہتی ہے، وہ حقیقت کے آئینے میں جھانکنا نہیں چاہتی ہے۔ تو ایسے میں آزاد صحافت اور آزاد پریس کلب اور آزاد منش اخبار نویس طاقت کو کی آنکھ میں خار بن کر کھٹکتے ہیں۔ تو یہی سری نگر پریس کلب کی کہانی ہے۔ یہ رجسٹریشن کا قصہ ہے، رجسٹریشن مسترد کرنے کا قصہ ہے، یہ الیکشن کے التوا کی بات بھی نہیں ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں کہ جو اختیار کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں سلیم پنڈت کے روپ میں یہ بخشی غلام محمد تیار کرنے کی ایک سوچ ہے۔ بخشی غلام محمد کی کہانی 50s میں شروع ہوتی ہے کہ جب شیخ عبداللہ ایک پاپولر لیڈر تھے کشمیر کے، کشمیریوں کے دلوں کی دھڑکن تھے، کشمیریوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے تھے، کشمیری انہیں اپنا ایک محبوب رہنما سمجھتے تھے۔ جب وہ انہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کی توثیق کی تو انہیں حکمران بنا دیا گیا، وزیر اعظم کا منصب انہیں دیا گیا۔ لیکن شیخ عبداللہ نے جب دیکھا کہ وہ حالات کی قید میں پھنس رہے ہیں، اور ان کا جو پاپولر ووٹ ہے، ان کا جو پاپولر ان کی جو بیس ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ اب بھارت اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرے، تو شیخ عبداللہ نے اپنے اس حلقہ اثر اور حلقہ انتخاب کی خواہش کے مطابق بھارت کے لیڈروں کو، بھارت کی قیادت کو اپنے وعدے یاد دلانا شروع کر دیے۔ سو اس سے بھارت کی قیادت شیخ عبداللہ کے دوست پنڈت جواہر لال نہرو کی جبین شکن آلود ہونے لگی۔ بہت سے اور خفیہ اور پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے کردار تھے جنہیں یہ مطالبہ چبھنے لگا، اور یوں کشمیر کی ایک پاپولر لیڈرشپ کے مقابلے میں کٹھ پتلی تراشنے کا اور تلاشنے کا ایک عمل شروع ہوا۔ شیخ عبداللہ کی دست راست جو ناخواندہ تھے، اور لیکن بہرحال ایک جرأت مند اور دلیر آدمی تھے کہ وہ شیخ عبداللہ جیسی شخصیت کا متبادل بننے پر آمادہ ہوئے۔ اس وقت یہی جرأت کا ایک معیار ہو سکتا تھا، اور یا جنون کا ایک معیار ہو سکتا تھا۔ سو انہوں نے سامنے آئے، بخشی غلام محمد انہی کے دست راست تھے شیخ عبداللہ کے، اور یوں شیخ محمد عبداللہ کی مقبول قیادت کے مقابلے میں ایک نیا کردار تراشا گیا، اور اسے کشمیر کے اقتدار پر، کشمیر کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ شیخ عبداللہ جو اس وقت ایک سیاحتی مقام میں چھٹیاں منانے گئے تھے، انہیں وہیں نظر بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی کئی دہائیاں وہ جیلوں میں گزری۔ اس کے بعد یہ سفر، کٹھ پتلی تراشنے کا یہ عمل، یہ شوق، یہ جنون پھر کبھی کم نہیں ہوا۔ پھر ہر دور میں بھارت نے کشمیر میں کٹھ پتلی تراشنا شروع کیے۔
जेन्युइन और पॉपुलर लोगों को पीछे करना शुरू किया, और एक के बाद दूसरा, एक के ज़रिए कुछ मकासद हासिल किए। बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद के बाद जो बाकी लोग आए, सैयद मीर कासिम आए, और दूसरे जो लोग आते चले गए, उनसे थोड़ा थोड़ा काम लेके उन्हें पर्दे से हटा दिया गया, मंजर से हटाया जाता रहा। यहाँ तक कि एक बार कांग्रेस की जो लीडर हैं, भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के सारे लोग भी चाहें कि कांग्रेस यहाँ से ख़त्म हो जाए कश्मीर से, तो कांग्रेस तब भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब यही था कि होगा वो जो भारत चाहेगा। ये एक आर्ज़ा है, ये एक नफ्सियात है, ये भारत की नफ्सियात है कि वो हर शोबे में, हर इदारे में अब एक पुतली तमाशा करना चाहता है, जेन्युइन लोगों को पीछे हटाकर अपने कठपुतलियों को लाना चाहता है, और ये ताकत की एक कमज़ोरी भी होती है। और यही जो खेल है, यही अमल श्रीनगर के प्रेस क्लब में हुआ। इस पूरी कहानी को, रजिस्ट्रेशन की कहानी, इंतखाबात की कहानी, ये सारे हीले बहाने हैं, और जिस अंदाज से ये ऑपरेशन किया गया, उसने अब श्रीनगर के ये जो प्रेस क्लब है उस पर ताले चढ़ा दिए गए हैं। अब वहाँ एक महबूब क़यादत, एक डार्लिंग, एक आँख का तारा लाया जाएगा, जेन्युइन लोगों को पीछे हटा दिया जाएगा, और अब वो लोग आएंगे कि जो भारत को, या भारत की क़यादत को, या जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे हर तरफ सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे। ये जो साहब जिन्होंने फ़ौज के साए में, पुलिस के साए में, मशीन गनों के साथ, जदीद असलहे के साथ प्रेस क्लब पे कब्ज़ा किया और उस पर ताले चढ़ाए, इनके बारे में कहा जाता है कि 2019 के 5 अगस्त 2019 के बाद ये वो उन मुकर्रबीन में शामिल हैं कि जिन्हें भारत ने सिक्योरिटी फराहम की, जिन्हें खुसूसी हिफाजती दस्ते दिए गए। और यही वो ज़ात शरीफ हैं जिन्होंने 2019 में ये स्टोरी लिखी भारत के अखबार में कि एक अंग्रेज़ी अखबार जो श्रीनगर का है, उसके लश्कर तैयबा के साथ राब्ते हैं, और उसने लश्कर तैयबा के हामियों को अपने अखबार में भर्ती किया गया है। बस ये दो जो बातें हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी को बताने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए और साबित करने के लिए काफ़ी हैं। और शायद अगर इससे भी बड़ा एक्शन ऐसे एक एसेट के लिए करना पड़ता भारत को, तो वो भी कम था। ये शायद जो बदनामी मोल ली गई है, जिस पर पूरे भारत में एहतजाज हो रहा है। मैंने इस व्लॉग के लिए किसी कश्मीर के किसी शख्सियत के ख़यालात से इस्तिफ़ादा नहीं किया, बल्कि भारत के दिल्ली के एक अखबार नवीस नवीन कमार की रिपोर्ट के मुताबिक उससे कुछ इससे पॉइंट लिए, कुछ उस रिपोर्ट में इसको समझने की कोशिश की। तो जहाँ तक मैं इस सारी सूरत हाल को समझा हूँ कि ये कश्मीर की सहाफ़त में, और कश्मीर के एक नौज़ायदा सहाफ़ती इदारे में, और एक एसाबी मरकज़ में ये अपनी पसंद का, अपनी तरह का एक बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद सेटअप लाने की एक कोशिश है, और ये ताकत की नफ्सियात होती है। लेकिन और जिस पर अल्लामा इकबाल की ज़बान में यही कहा जा सकता है कि ये दस्तूरे ज़बां बंदी है, कैसा तेरी महफ़िल में यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। लेकिन ये कोई अपने मकासद की तकमील की, यानी उन ताकतों के अपने मकासद की तकमील की कोई ज़मानत नहीं है। क्योंकि मैं श्रीनगर के ही एक मोतबर अखबार नवीस का एक जुमला पढ़ रहा था कि जिसमें उन्होंने अपने साथियों को मशवरा दिया है कि इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। वो कहते हैं कि चंद बरस पहले तक कश्मीर में प्रेस क्लब नहीं था, श्रीनगर में प्रेस क्लब नहीं था, लेकिन इसकी सहाफ़त तब भी मौजूद थी, और इसमें हक बात और सच बात कहने वाले तब भी मौजूद थे। और मैं इसमें ये इजाफ़ा करूँगा कि कश्मीर की सहाफ़त उस वक़्त वाइब्रेंट थी, शाइनिंग थी और वोकल थी जब कश्मीर में प्रेस क्लब नहीं था। क्योंकि जो सहाफ़त है, जो हक है, जो सच है, जो लोगों की रहनुमाई का काम है, वो इन जकड़बंदियों का, इन फॉर्मेलिटीज़ का मोहताज नहीं होता। कश्मीर श्रीनगर में प्रेस क्लब का जो वाक़या है, ये यकीनन आज़ाद सहाफ़त को दबाने की, आज़ाद ज़मीर सहाफ़ियों को दबाने की एक कोशिश है,
اور پورے بھارت کے جو پریس کلب ہیں، پوری بھارت کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں، وہ اس واقعے کی مذمت کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کی کہانی سنا رہی ہے صحافت میں، پریس کلب میں بھی ایک، اگر آپ بخشی غلام محمد کی آپ کو ضرورت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طاقت اپنے مقاصد کے حصول میں بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔